नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इनका गठबंधन था। दोनों ने मिलकर चुनाव में 48 सीटें जीती, जो कि अगर ये कहें कि अप्रत्याशित नहीं था तो भी में एक अभूतपूर्व सफलता थी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बिसात बिछाई थी उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की भी थी कि बीजेपी जम्मू रीजन में 30 से 35 सीटें हासिल कर लेगी और वैली में यानी कश्मीर वादी में जो उसने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे, अगर उसमें से 7, 8, 10 कैंडिडेट जीत कर आ गए तो शायद वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसकी इस सारी योजना पर पानी फिर गया है, क्योंकि वैली में ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़बरदस्त समर्थन मिला है और 42 सीटें उसने हासिल की हैं। सवाल अब ये नहीं है कि किस तरह से क्या कुछ हुआ इस चुनाव में। अब मुद्दा ये है कि जो सरकार बनेगी, साफ है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये भी साफ हो गया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो सरकार बनाएंगे, जो भी सरकार बनाएंगे वो सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, यानी स्थिरता में उसके प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन उसको काम करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। वो जो गवर्नर हैं वहाँ के, वो उसको किस तरह से काम करने देंगे, केंद्र सरकार उसको काम करने देगी या नहीं देगी। जो एक सवाल था कि पूरे चुनाव के दौरान कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, वो कब मिलेगा और वो जो दर्जा मिलेगा भी वो किस तरह का होगा। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली ही तरह का राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारे अधिकार होंगे और राज्य सरकार महज एक कठपुतली की तरह हो जाएगी, उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और वो नाम की सरकार रह जाएगी। वो कोई काम पब्लिक का कर नहीं पाएगी, मतदाताओं के लिए नहीं कर पाएगी। जम्मू कश्मीर की जो जनता पिछले 10 साल से महरूम है एक जवाबदेह सरकार के लिए, वो उसकी जो मांग है, ज़रूरत है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन हम इस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि एक तो ये कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती, अगर आपने उमर अब्दुल्ला का नया बयान सुना हो तो वो उसी से जाहिर हो जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मिलकर चलने की बात कही है, सहयोग मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 5 सदस्य आपने मनोनीत किए हैं या करने चाहे हैं, उस काम को रोक दीजिए, क्योंकि उससे बेकार में बदमज़गी पैदा होगी, एक टकराव पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा। और अभी नई नई सरकार बनी है, इसको इस तरह से मत कीजिए। मगर मतलब ये है कि वो मेल मिलाप के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को जो राहत चाहिए वो देना चाहते हैं। बिजली, पानी, सड़क और जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, राज्य का मसला है, ये पूरी चुनाव के दौरान मांग हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मांग की थी, कांग्रेस पार्टी लगातार दोहराती रही थी। तो ये एक मसला, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि इस पर डिपेंड करेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरह से काम कर पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के इंटेंशन को लेकर, उसकी नीयत को लेकर बहुत बड़ा संदेह है, बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से, मोदी सरकार जिस तरह से काम करती रही है, ख़ास तौर से विपक्षी दलों के शासित राज्यों में जिनके खिलाफ काम करती रही है, उससे ये नहीं लगता है कि मोदी सरकार अब्दुल्ला सरकार को खुलकर काम करने देगी, वो आज़ादी देगी कि वो अच्छे से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काम कर सके। उसका पहला मकसद तो यही होगा कि किसी इस तरह से इस सरकार को विफल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, विफल किया जाए, काम न करने दिए जाए, उसकी छवि को बिगाड़ा जाए, ताकि
ये पूरे देश में ये मैसेज जाए कि ये काम नहीं कर सकते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं या इनमें काम करने की कुव्वत नहीं है। जिस तरह से दिल्ली सरकार को बदनाम करके ये एक नरेटिव बनाने की कोशिश की है कि ये लोग तो सरकार चलाना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि असल बात ये थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए दिल्ली मोदी सरकार ने उन्हें हर तरह से उनके जो हाथ पांव हैं वो काट कर रखे हुए हैं और वो जब भी कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं तुरंत रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। और इसके लिए बार बार आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कभी केंद्र सरकार से भिड़ना पड़ा है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई है, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो सका है। तो क्या यही स्थिति केंद्र सरकार, मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनाने की कोशिश करेगी? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उसका जो सोच है, उसका जो एजेंडा है वो यही होगा। आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा यही है कि वहाँ पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको हमेशा दंडित करना है, बार बार उनको सुख चैन से रहने नहीं देना है, उनको हमेशा कटघरे में खड़ा करना है। उन्हें ये इस तरह से प्रस्तुत करना है कि वो तो देश विरोधी हैं, अलगाववादी हैं और शेष भारत के नज़रों में उनको एक खलनायक के रूप में इस्टेब्लिश करते रहना है। और यही जो नरेटिव है वो लगातार बनाने की कोशिश रहेगी। तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला हैं जो कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा ना हो, टकराव ना हो, टकराव से बचने की कोशिश करेंगे और जाहिर है कि कांग्रेस भी इसी रवैये के साथ काम करेगी। लेकिन केंद्र सरकार के मिजाज को देखते हुए ये संभव शायद नहीं हो पाएगा। और अगर उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हुए दिखे तो इसका भी संदेश बहुत गलत जाएगा कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ डट कर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो शुरुआत में मेल मिलाप के संदेश देना, एक जेस्चर देना, संकेत देना और कोशिश भी करना, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा संदेश देने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को लिए एक अच्छी पहल है। लेकिन केंद्र सरकार इस तरह की पहल का सम्मान करेगी, इसमें बहुत 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 संदेह है, क्योंकि ये उसकी सोच में नहीं है, उसकी विचारधारा में नहीं है, उसके काम करने के तरीके में नहीं है। मोदी बहुत ही निरंकुश तरह से काम करने के आदी रहे हैं। वो राज्यों में अपनी कठपुतलियां सरकार चाहते हैं, अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा रहा है, तो उसको वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से उन्होंने डीलिमिटेशन के ज़रिए जम्मू रीजन में ख़ास तौर पर सीटें भी बढ़ाई ताकि वहाँ से वो ज़्यादा सीट जीत सकें, और कंस्टिट्यूंसी का जो डीलिमिटेशन करा उसमें भी हिंदू मुसलमान का खेल किया है। तो एक बहुत बड़ी लाइन वहाँ पर हिंदुओं मुसलमानों के बीच में खींची गई है, पहले से भी थी। और जम्मू में जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उससे भी ये लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर दो फाक में बटे हुए राज्य हो गए हैं, एक राज्य में दो हिस्से हो गए हैं, दो राज्य हो गए हैं और दोनों का रुख अलग अलग हो सकता है। जहां बीजेपी मजबूत है वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की सरकार को वहां अपने ढंग से काम नहीं करने देगी और बार बार समस्याएं खड़ी करेगी और विधानसभा के अंदर भी ये परिस्थितियां वो निर्मित कर सकती है। तीसरी बात यह है कि राज्यपालों और उपराज्यपालों का जो रवैया रहा है बीजेपी मोदी सरकार के दौरान, जहां भी विपक्षी सरकारें रही हैं विपक्ष की, वहां पर राज्यपाल और उपराज्यपाल लगातार वहां की सरकारों से टकराव के मूड में रहे, उनकी सरकारों को डिस्टेबलाइज करते रहे हैं, सरकार गिराने के खेल में शामिल रहे हैं, सरकारों को बदनाम करने की कोशिश में रहे हैं, सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का काम करते रहे हैं। तो अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो गवर्नर होंगे, अगर दिल्ली मॉडल पे आता है तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहेंगे। जो भी होगा वो दिल्ली के एजेंट की तरह अगर उसी तरह से काम करेगा जैसा दूसरे राज्यों में करते रहे हैं, या कश्मीर में भी, यहाँ तक कि कांग्रेस के राज में भी गवर्नर जो है वो दिल्ली के एजेंट के रूप में काम करता रहा है और कोई बहुत सकारात्मक भूमिका उनकी
नहीं रही है। तो क्या वो जो एक परंपरा है, जो सिलसिला चला आ रहा है, वो बना रहेगा या उसमें कोई बदलाव आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के अनुभव से, पिछले 10 साल के अनुभव से यही लगता है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका भी वही रहेगी, यानी वो सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के साथ करेगा और करेगी या करेगा, जो भी होगा। और वो लगातार अगर कोई बिल पास होता है तो उसको अटका के रखेगा, दिल्ली भेजेगा, दिल्ली में अटकेगा, कोई योजना बनाएंगे उसमें 10 खामियां निकाली जाएंगी, कुछ काम होगा उसमें ज़बरदस्ती करप्शन ढूंढा जाएगा और करप्शन के मामले बनाकर फिर ईडी, सीबीआई ये सब आएंगी और ये सारे गंदगी फैलाएंगी, जैसा कि हर राज्य में हमने देखा है। अब इसका एक और पहलू है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की और ख़ास दिलचस्पी होगी, वो है धारा 370 का मामला। धारा 370 हटा दी गई है, 35A भी हटा दिया गया है और बीजेपी इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है। उसे लग रहा था कि इस उपलब्धि के बल पे वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में भी कामयाब हो जाएगी पहली बार। हालांकि सरकार में शामिल हो चुकी है पीडीपी के साथ एक बार वो, लेकिन अपने दम पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी या कुछ लोगों को लेकर अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो वो कुछ हुआ नहीं है। तो एक तरह से जो 370 का दांव था वो फेल हो गया है। वो एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है बस, कि वो जो एक विशेष दर्जा राज्य को मिला हुआ था, जिसमें अपना झंडा था, अपने वज़ीर आज़म थे, अपना संविधान था, वो उसका खात्मा हो गया है। लेकिन बीजेपी को उससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब वो कोशिश करेगी कि फारूक अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को 370 के ट्रैप में फिर से फंसाए। यानी ये पार्टियां धारा 370 को बहाल करने चाहती हैं, बहाल करेंगी, ये इनकी मांग है वगैरह वगैरह करके एक ऐसा फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धारा 370 को लेकर शेष भारत में एक खास राय बन चुकी है। बेशक वो नासमझी की वजह से बनी है, उनको ठीक से पता नहीं कि ये धारा क्या थी, किससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे। बस ये है कि एक दुष्प्रचार के अंतर्गत उन्होंने मान लिया कि धारा 370 खराब थी और उसे हटाकर बीजेपी ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। ये बड़ा ही देशभक्ति वाला काम है और देश की एकजुटता के लिए काम है। तो इसके दूसरे पक्ष भी हैं, उससे अवगत नहीं है। तो ये जो नैरेटिव धारा 370 को लेकर मोदी सरकार, बीजेपी, संघ परिवार बनाता रहा है, वो एक बार फिर से कोशिश करेगा कि इन पर चिपका दिया जाए, अब्दुल्ला सरकार पर चिपका दिया जाए, कांग्रेस पर चिपका दिया जाए कि ये धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं, देश में फिर से वो एक तरह का फांक पैदा करना चाहते हैं और इसका फ़ायदा वो देश के दूसरे हिस्सों में लेना चाहेंगे। तो क्योंकि ये दुष्प्रचार का एक हिस्सा होगा और दूसरे देश के हिस्सों में प्रचार करके वो मतदाताओं को लुभाने या भड़काने या बहकाने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल्ला सरकार के सामने बहुत तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये हो गई है कि अपनी सरकार को कैसे स्थिर रखें। दूसरी चुनौती ये हो गई है कि वो अपनी सरकार को कैसे ये दिखाएं कि वो काम कर रही है, लोगों के लिए कमिटेड है, और वो गवर्नर से कैसे संबंध बनाकर केंद्र सरकार से कैसे फंड वगैरह लेकर काम कर सके, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती ऑफ कोर्स ये जो दुष्प्रचार है बीजेपी का, उससे अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को कैसे बचाते हैं। और चौथी बात ये भी ध्यान रखने की है कि कश्मीर जो है बहुत संवेदनशील राज्य है। वहाँ पर धारा 370 हटने के बावजूद उग्रवाद, अलगाववाद बहुत कम नहीं हुआ है, वो बार बार लौटता रहा है। हमने देखा है कि पता नहीं कितने हमले हो चुके हैं, उनकी संख्या भी मिल सकती है आपको अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, या मैं ही कभी आपको उपलब्ध करा दूंगा। उग्रवाद में, आतंकवादी हमलों में बहुत कमी नहीं आई है। इस सब के बावजूद दावा भले ही कुछ भी करती रही हो केंद्र सरकार। और फिर इसके बाद आता है कि विकास, जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो,
बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है, उसको कैसे वो एड्रेस करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बहुत बहुत मुश्किल का काम होगा। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीजेपी बहुत ही कहना चाहिए कि विरोध, नफ़रत और घृणा से भरा हुआ अभियान चलाती रहेगी। हिंदुत्व का एजेंडा उसका कश्मीर में कोशिश होगी कि उसके ज़रिए और हिंदू मुसलमान करके वो और पोलराइज करने की कोशिश करे, तो एक कम्युनल हार्मोनी बनाने की भी एक चुनौती राज्य सरकार की होगी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, इसके बीच में उमर अब्दुल्ला कैसे काम करते हैं ये देखने की बात होगी। ये हालांकि उनकी सरकार को कोई ख़तरा नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है क्योंकि उनके पास पर्याप्त बहुमत है और बाहर से पीडीपी भी का भी समर्थन मिलेगा उसको, जो जिसके 4 विधायक हैं। निर्दलीयों में भी काफ़ी विधायक हैं जो उनके साथ ही होंगे, वहाँ से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ख़तरा इस बात का है कि वो बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो सकती है अगर कुछ ठोस काम करके नहीं दिखा पाई। और केंद्र सरकार, मोदी सरकार का यही एक रणनीति होगी कि वो कैसे इस सरकार को असफल सरकार साबित कर दे। ये साबित कर दे क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला एक वंश की ख़ानदान की सरकार है। ये आरोप तो वो मोदी जब तब लगाते ही रहते, उनकी पार्टी लगाती रहती है। या फिर उमर अब्दुल्ला बने तो फिर यही कहा जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह से जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से होगी। और चूंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, तो उन सब से वो ये काम कर सकती है, बहुत सक्षम है। और चूंकि उसका नज़रिया, उसका सोच, उसका काम करने की प्रणाली, वो सब कुछ मोदी सरकार की इसी तरह की रही है, इसलिए बहुत बहुत कठिन चुनौती है। जो कहते हैं कि एक तरह से कांटों का ताज उनके सिर पर है, उमर अब्दुल्ला के सिर पर, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो सचमुच में एक कांटों का ताज पहन के बैठ रहे हैं। अभी चुनाव में उन्होंने अपनी टोपी जनता के सामने रख के, मतदाताओं के सामने कहा था, मेरे इज्जत बचाइए, मुझे वोट दीजिए, और उसका बहुत मजाक बने था। अब वो टोपी सिर पर कांटों का ताज बनकर बैठ गई है, लग गई है। वो कांटों का ताज वो कैसे उसको पहनकर काम करते हैं, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।